निगरान वज़ीर आला पंजाब सैयद मोहसिन रज़ा नकवी को साबिक़ सदर आसफ़ ज़रदारी अपना मुर्शद भी कहते हैं और बेटा भी। मोहसिन नकवी बिलावल हाउस लाहौर में आसफ़ ज़रदारी की मौजूदगी में वहीं पाए जाते हैं। अगर मैं ये कहूँ तो बेजा न होगा कि मोहसिन नकवी उनकी आमद से पहले बिलावल हाउस पहुँच जाते हैं और ज़रदारी साहब की रवानगी के बाद वहाँ से रुखसत होते हैं। अपने हाथ से खाने की प्लेट बनाकर ज़रदारी साहब को पेश करते हैं। कह सकते हैं कि बहुत याराना लगता है। निगरान वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही की बेवा बहन के दामाद हैं। उनके ससुर चौधरी अशरफ मार्थ गुजरांवाला में SSP थे। उन्होंने मुल्तान में सिपा सहाबा के ठिकाने पर कार्रवाई के दौरान गैर मुल्की बैंक की चेक बुक्स बरामद की। दहशतगर्द तंजीम के करता धरता कहते रहे, बंदे भावें फाहे ला दियो पर चेक बुक्स वापस कर दियो। अशरफ मार्थ ने ऐसा ना किया। डॉलर्स और रियाल पाकिस्तान आने का रिकॉर्ड अदालत में पेश कर दिया। अशरफ मार्थ एक सख्त गिर और ईमानदार अफसर थे। ज़हूर पैलेस से आने वाली सिफारशात की हौसला अफजाई न करते, बल्कि चौधरी बरदरान को ऐसा न करने की तलकीन करते। उन्हें सुबह के वक्त घर से दफ्तर जाते हुए गेट के सामने खड़ी छलियों की रेडी के अंदर छुपाई गई कलाशनकोव के बस्ट मारकर शहीद कर दिया गया। मैं उनका जनाजा पढ़ने मंडी बहाउद्दीन गया। लोग इस वक्त के वज़ीर दाखिला चौधरी शुजात से इजहार अफसोस करते रहे। एक मौका पर चौधरी शुजात ने रोते हुए कहा, लोग मेरे को ला के रोंदे ने, मैं किदे कोल जाके रोवां। बात हो रही थी मोहसिन नकवी की, तो मारूफ टीवी चैनल 24 के अलावा उनके दीगर चैनल्स भी हैं। आसफ़ ज़रदारी की माली मावनत या इन्वेस्टमेंट रोज़े अव्वल से शामिल है। चौधरी बरदरान भी इस नेक काम में शामिल हो सकते हैं कि पहले से मौजूद एक रिश्ते यानी चौधरियों की हमशीरा का दामाद होने के बाद दूसरा ताल्लुक़ ये कि मोहसिन नकवी की साली चौधरी शुजात हुसैन के बेटे चौधरी शाफे के निकाह में हैं। कभी हो नहीं सकता कि मोहसिन नकवी की बतौर वज़ीर आला तकर्री में चौधरियों की मर्ज़ी शामिल ना हो। मैं सिर्फ नून लीग के हमायती चौधरी शुजात की बात नहीं कर रहा, बल्कि आप इसमें चौधरी परवेज़ इलाही को भी शामिल समझें। इत्तफाक में बरकत के फार्मूले पर चलकर चौधरी ज़हूर इलाही ने सियासत का मैदान संभाला, जबकि उनके बड़े भाई मंजूर इलाही यानी परवेज़ इलाही के वालिद फुल टाइम बिजनेसमैन का किरदार निभाते रहे। खाता एक था, फैमिली एक थी। कभी जुदा ना होने के लिए एक दूसरे के घर बेटियां ब्याह रखी थीं। बिज़नेस तो आहिस्ता आहिस्ता अलग हो गए, मगर सियासत आज भी एक है। हिकमत अमली का हिस्सा है कि मुल्क की अहम और मारूफ सियासी जमातों से जुड़कर अपने जुस्से से बढ़कर हिस्सा वसूल किया जाए। चौधरी शुजात के 3 वोट कौमी असम्बली में उनकी बड़ी अहमियत बनवा गए, तो 10 वोटों ने परवेज़ इलाही को वज़ीर आला बनवा दिया। इमरान खान की मुश्कें कस दी गईं। कचीचियाँ तो उसे परवेज़ इलाही पर बहुत चढ़ती हैं, मगर बेबस है। इधर चौधरियों की शक्ल से बेजार शहबाज शरीफ फूलों का गुलदस्ता लिए चौधरी शुजात के दर दौलत पर हाज़िर हो जाते हैं। आसफ़ ज़रदारी मुफाहमत की लाठी टेकते टेकते चौधरी शुजात के घुटने छू रहे होते हैं। वंड खाओ तो खंड खाओ। कहाँ ये जहाँ दीदा बल्कि खोचल सियासतदान, और कहाँ क्रिकेट बाई चांस का टल्ले मार प्ले बॉय। टल्ला लग गया तो बल्ले बल्ले, ना लगा तो पवेलियन में मुंतज़िर हसीना बगल में दबाकर निकल लिए। एस्टेब्लिशमेंट गैर मुल्की कुव्वतों का आलाकार ना बनती तो कप्तान काउंसलर भी ना होता। दोनों मिलकर मुल्क से खेलते रहे। कश्मीर बेचा, मईशत तबाह की, मुल्क मकरूज़ किया, मलबा साइफर पर डाल दिया। अपनी लूट मार छुपाने के लिए एक दूसरे को चोर चोर कहने वाले दोनों चोर हैं। आर्मी चीफ आसिम मुनीर जनरल बाजवा की इंक्वायरी कराएं। इमरान खान को लाने गोद में खिलाने की वजह मालूम करें। सियासत में मुदाखलत फ़ौज के लिए शजर ममनुआ है, तो बाजवा ने फ़ौज का कानून क्यों तोड़ा, अपना हल्फ और आइन क्यों तोड़ा। इतना बड़ा मुजरिम दंदनाता फिर रहा है, फ़ौज और अदालत गुंग हैं, आखिर क्यों। इमरान खान का मुतलका प्लेटफार्म पर एहतसाब किया जाए। बड़े बड़े जुराइम और घपले मौजूद हैं। सब कुछ छोड़कर कातलाना हमले और ज़ख्मों की तहकीक ही की जाए तो अवाम इमरान की असलियत से आश्कार हो जाएंगे। सरफ़े नज़र क्यों किया जा रहा है। कप्तान ये ना समझें कि उन्हें कोई खिलवाड़ के बाद पूछने वाला नहीं, कोई उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सियासत के सीने में दिल नहीं होता। 13 जमातों के इत्तेहाद और 7 सीटों पर इंतखाब जीतने के बाद वो मैं कल्ला ही काफ़ी यहाँ की बड़कें लगाते रहे,
مگر بھول گئے کہ اس دھرتی پر ماؤں نے اور بھی ثبوت جنے ہیں، ایک شیر ہے تو دوسرا سوا شیر۔ آصف زرداری بے نظیر سے شادی سے قبل جو کرتے تھے شاید سب کو معلوم نہ ہو، مگر بعد میں کیے گئے کارنامے سب کے سامنے ہیں۔ انہوں نے فل ٹائم سیاست کی، ان کی شہرت کرکٹ کی مرہون منت ہے نہ سوشل ورک کی۔ انہیں فوج کا بغل بچہ قرار دیا جا سکتا ہے نہ امریکی پشت پناہی کا ملزم۔ بی بی نے محدود عرصے کے بعد انہیں سیاست سے دور کر دیا، مگر انہوں نے اپنا کام جاری رکھا، اسے اپنی پہچان بنایا۔ اقتدار ملا تو 5 سال حکومت چلا کر دکھائی۔ آج پی ڈی ایم کی سیاست میں مرکزی کردار ادا کر رہے ہیں۔ وہ جو کر رہے ہیں کہہ نہیں رہے، مگر عاقبت نااندیش سیاست کا ناڑی جو کہہ رہا ہے وہ کر نہیں رہا۔ پتے سینے سے لگا کر کھیلنے والا آصف زرداری کامیابی سے اپنے ہدف کی طرف بڑھ رہا ہے۔ اسے اپنے بیٹے کو وزیر اعظم بنوانا ہے۔ پہلے شہباز شریف کو وزیر اعظم بنوایا، لوگ آج تک اس پر حیران ہیں۔ آج محسن نقوی کو نگران وزیر اعلیٰ بنا کر الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اپنا آئینی اور قانونی فریضہ انجام دیا ہے تو عمران خان نے ملک بھر میں احتجاج کی کال دے دی ہے۔ کیوں؟ سیاستدان متفق نہ ہوئے تو قانون نے اپنا راستہ بنایا۔ مفاہمت، سازش یا گٹھ جوڑ ہے تو عدالت چلے جائیں، ورنہ انتخاب کی تیاری کریں۔ نواز شریف نے نام منظور کیا، حمزہ نے نامزد کر دیا۔ چودھریوں اور زرداری کا اس معاملے سے کیا تعلق؟ وہ تو معصوم ہیں۔ سید محسن نقوی نے نگران وزیر اعلیٰ پنجاب کے عہدے کا حلف اٹھا لیا ہے۔ الیکشن کمیشن نے انہیں پنجاب کے نگران وزیر اعلیٰ کی حیثیت سے تعینات کرنے کا نوٹیفیکیشن جاری کیا تھا۔ جھنگ کے سید گھرانے سے تعلق رکھنے والے سید محسن نقوی 1978 کو لاہور میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے کریسنٹ ماڈل اسکول سے ابتدائی تعلیم حاصل کرنے کے بعد گورنمنٹ کالج لاہور میں داخلہ لیا اور یہیں سے گریجویشن کرنے کے بعد اعلیٰ تعلیم کے لیے امریکہ میں اوہایو یونیورسٹی چلے گئے۔ امریکہ سے انہوں نے صحافت کی ڈگری حاصل کی، جس کے بعد وہ امریکی نیوز چینل CNN میں انٹرنشپ حاصل کرنے میں کامیاب رہے۔ CNN میں انہیں بطور پروڈیوسر پاکستان کی کوریج کے لیے بھیجا گیا، جہاں ترقی پا کر انہوں نے کم عمری میں ہی ریجنل ہیڈ ساؤتھ ایشیا بننے کا اعزاز حاصل کیا۔ یہ دہشت گردی کے خلاف عالمی جنگ وار آن ٹیرر کا دور تھا، جب 9/11 حملے کے بعد امریکی سمیت غیر ملکی افواج نے افغانستان کا رخ کیا۔ ان دنوں محسن نقوی CNN کے لیے رپورٹنگ کر رہے تھے اور اسی دوران انہوں نے اہم شخصیات سے تعلقات بھی بنائے۔ وہ CNN کے ساتھ 2009 تک منسلک رہے۔ محسن نقوی نے 2009 میں محض 31 برس کی عمر میں سٹی نیوز نیٹ ورک کی بنیاد رکھی اور صحافت کے پیشے میں اپنا سکہ جمایا۔ بعد میں سٹی نیوز نیٹ ورک نے قومی سطح کی خبروں کے لیے 24 نیوز ڈیجیٹل، فیصل آباد کے لیے سٹی 41، جنوبی پنجاب کے لیے روہی ٹی وی، کراچی کے لیے سٹی 21 اور بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کے لیے UK 44 نامی چینلز بنائے۔ اسی ادارے نے لاہور سے ایک مقامی روزنامے ڈیلی سٹی 42 کا بھی آغاز کیا۔ میڈیا چینل کے مالک ہونے کے طور پر ان کی شہرت ایک ایسے شخص کی ہے جو اپنے ساتھ کام کرنے والوں کا خیال رکھتے ہیں اور انہیں بہتر مواقع دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ ملک بھر میں رجب المرجب 1444 ہجری کا چاند نظر نہیں آیا۔ مرکزی روحت حلال کمیٹی کے چیئرمین مولانا سید محمد عبد الخبیر آزاد کی زیر صدارت رجب کا چاند دیکھنے کے لیے اجلاس وزارت مذہبی امور کوہسار بلاک کی چھت پر ہوا۔ مولانا سید محمد عبد الخبیر آزاد نے اعلان کرتے ہوئے کہا کہ آج پاکستان کے جنوبی حصے میں مطلع صاف رہا اور شمالی حصے میں مطلع ابر آلود رہا۔ پاکستان کے کسی بھی مقام سے رجب کا چاند نظر آنے کی کوئی شہادت موصول نہیں ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ اتفاق رائے سے فیصلہ کیا گیا کہ یکم رجب المرجب 1444 ہجری 24 جنوری 2023 بروز منگل کو ہوگی۔ آج کل چین کا چپا چپا سرخ رنگ کی سجاوٹوں سے سجا ہوا ہے۔ ان سجاوٹوں میں خرگوش نمایاں ہے، ننھے منھے پیارے سے خرگوش۔ چینی نئے قمر سال کی آمد کی تیاری کر رہے ہیں۔ آنے والا سال خرگوش کا سال ہے۔ اس سال کا آغاز 22 جنوری بروز اتوار ہوگا۔ خرگوش کا سال 12 سالہ چینی قمری کیلنڈر میں چوتھے نمبر پر آتا ہے۔ نیا قمری سال چین کے علاوہ جنوبی ایشیا کے بہت سے دوسرے ممالک میں بھی منایا جاتا ہے۔ ان ممالک میں ویتنام، کوریا، سنگاپور، ملیشیا، انڈونیشیا، تھائی لینڈ اور فلپائن سمیت کئی دیگر ممالک شامل ہیں۔ اس کے علاوہ دنیا کے جس ملک میں چینی یا جنوبی ایشیائی لوگ ایک بڑی تعداد میں مقیم ہوں، وہاں بھی سال کی آمد کا جشن منایا جاتا ہے۔
चीनी सकाफत में खरगोश को लंबी उम्र, अमन और खुशकिस्मती की अलामत समझा जाता है। इसी मुनासबत से इस साल पैदा होने वाले लोगों के बारे में ख्याल किया जाता है कि वो तवील उम्री, अमन और खुशकिस्मती के साथ पैदा होते हैं। वो मोहब्बत और दौलत के मामले में खुशकिस्मत होते हैं, अलबत्ता फैसला साजी में कमज़ोर होते हैं। खरगोश के साल में पैदा होने वाले अफराद के लिए मुर्ग का साल बुरा तस्वुर किया जाता है। चीनी अकायद के मुताबिक मुर्ग का साल खरगोश के साल में पैदा होने वाले अफराद के लिए मुश्किलात लाता है। खरगोश का साल भी मुर्ग के साल में पैदा होने वाले लोगों के लिए बुरा साल तस्वुर किया जाता है। इसके अलावा सांप के साल में पैदा होने वाले लोगों के लिए भी ये साल बुरा समझा जाता है। अलबत्ता बकरी, कुत्ते, सूअर और बंदर के साल में पैदा होने वाले अफराद के लिए खरगोश का साल अच्छा साल तस्वुर किया जाता है। खरगोश के साल से मुंसलिक अंसर लकड़ी है और इसे तरक्की और तोसी के लिए अच्छा साल कहा जाता है। नए प्रोजेक्ट शुरू करने और अहम फैसले करने के साथ साथ शादी ब्याह के लिए भी खरगोश का साल खासा अच्छा समझा जाता है। चीन में नए साल की शुरुआत साल का सबसे बड़ा त्यौहार होती है। चीनी से बहार का त्यौहार कहते हैं। इस साल इस त्यौहार का आगाज़ 7 जनवरी से हुआ है। इस साल बहार का त्यौहार 40 दिन यानी 15 फरवरी तक जारी रहेगा। चीन ने 8 जनवरी बरोज़ इतवार अपनी कोरोना वायरस के खिलाफ जारहाना पॉलिसी को एक नरम पॉलिसी से तब्दील किया था। इसकी वजह से इस साल बहुत से चीनी 3 साल बाद नए कमरी साल की खुशियां अपने ख़ानदान के साथ मनाएंगे। चीनी नए कमरी साल की शुरुआत अपने ख़ानदान के साथ करते हैं। वो दुनिया में कहीं भी हो, नए साल की शुरुआत से कबल अपने आबाई घरों को लौटते हैं। इसे ख़ानदान से दोबारा मिलना कहा जाता है। यह हर साल दुनिया में होने वाली सबसे बड़ी हिजरत है। इस साल की हिजरत का आगाज़ 7 जनवरी को करीबन 3.5 करोड़ मुसाफिरों के सफ़र से हुआ। इन मुसाफिरों ने चीन के अंदर अपने आबाई इलाकों का सफ़र किया है। यह तादाद पिछले साल से 40% ज़्यादा है। चीनी नए कमरी साल से कबल अपने घरों की तफसीली सफाई करते हैं। उनका मानना है कि ऐसे बदकिस्मती उनके घर से निकल जाती है और खुशकिस्मती के लिए जगह बन जाती है। चीनी बदरूहों को भगाने के लिए नए कमरी साल की आमद पर आतिशबाजी भी करते हैं, जो दिखने में बहुत खूबसूरत लगती है। उसके अलावा हर बड़े शहर में ड्रैगन डांस भी होता है। चीनी नए साल के मौके पर एक दूसरे को मुख्तलिफ तोहफ़े देते हैं। नए साल के करीब चीन की सुपरमार्केट्स और बाज़ारों में हर तरफ सुर्ख रंग के पैकेट नज़र आने लगते हैं। इनमें खुश्क मेवाजात, फलों के रस, शराब, अजनास और दीगर अशिया होती हैं। चीनी अपने अजीज़ों को यही गिफ्ट पैक तोहफ़े में देते हैं। नए कमरी साल के मौके पर बच्चों को पैसों से भरे हुए सुर्ख लिफाफे भी दिए जाते हैं। इंटरनेट आम होने के बाद ये रस्म भी वर्चुअल हो गई है। चीनी मैसेजिंग ऐप वीचेट पर हांगबाओ के नाम से एक ऑप्शन मौजूद है, जिसके ज़रिए लोग एक दूसरे को पैसे से भरे हुए सुर्ख रंग के वर्चुअल लिफाफे भेज सकते हैं। चीन में नए कमरी साल का एक अहम उनसर स्प्रिंग गाला है, जो चाइना मीडिया ग्रुप नए साल से एक शाम कबल नशर करता है। स्प्रिंग गाला को चीनी ज़ुबान में छुनवान कहा जाता है। ये दुनिया में सबसे ज़्यादा देखे जाने वाला तफरीही प्रोग्राम है। इसका आगाज़ 40 साल कबल 1983 में हुआ था। उसके बाद से ये प्रोग्राम स्प्रिंग फेस्टिवल के साथ लाजिम व मलजूम तस्वुर किया जाता है। चीनी नए साल से एक शाम कबल अपने घर वालों के साथ मिलकर डम्पलिंग्स बनाते हुए रात 8 बजे छुनवान देखते हैं। मुल्क के मशहूर सितारे इस प्रोग्राम में हिस्सा लेते हैं और अपनी सलाहियतों से लोगों को महसूस करते हैं। पाकिस्तान की मईशत वेंटिलेटर पर है, लेकिन इसके बावजूद पुरतैश अशिया की बेदरेक दरामद जारी है। इदारा शुमारियात के मुताबिक गुज़िश्ता 6 माह के दौरान $1 अरब से जायद मालियत की लग्जरी गाड़ियां और मोटरसाइकिलें बैरून ममालिक से दरामद की गईं। रिपोर्ट के मुताबिक माहाना बुनियादों पर कारों की दरामद 12 और मोटरसाइकिलों की दरामद 438.71% बढ़ी। इदारा शुमारियात के मुताबिक $8.76 के एयरक्राफ्ट, बैरी जहाज और कश्तियां भी पाकिस्तान लाई गई। इसके अलावा $36.28 से जायद के मोबाइल फोन दरामद किए गए। रिपोर्ट के मुताबिक अद्वियात और टेक्सटाइल समेत दीगर बरामदी शोबा खाम माल के लिए LC खुलने से भी महरूम है। अगर आपसे सवाल किया जाए कि क्या ऐसा मुमकिन है कि आप बैक वक्त 2 मुल्कों में मौजूद हों, ये सुनकर आप शायद सवाल करने वाले को बेवकूफ़ कहेंगे, लेकिन आज हम आपको हैरान कर देंगे कि ऐसा बिल्कुल मुमकिन है। दुनिया में एक ऐसा होटल मौजूद है जहां आप बैक वक्त 2 मुल्कों में मौजूद होते हुए सो सकते हैं। जी हाँ, अगर आप बैक वक्त 2 ममालिक में क़याम करना चाहते हैं तो आपको फ्रांस और स्विट्ज़रलैंड की सरहदी इलाके
लॉकेयर में कायम होटल आर्बेस फ्रैंको सुजेन पर जाना होगा। ये होटल एक ऐसी मुनफरिद जगह पर कायम है जिसके अंदर से ही फ्रांस और स्विट्जरलैंड की सरहदें गुजरती हैं। इसी वजह से यह दुनिया का वाहिद होटल है जो एक साथ दो ममालिक में वाक़ है। इस होटल के मुनफरिद मकाम की वजह 1862 में फ्रांस और स्विट्जरलैंड के दरमियान होने वाला एक नया सरहदी मुआहिदा है जिसे ट्रीटी ऑफ डेप्स कहा जाता है। इस मुआहिदे में फ्रांस और स्विट्जरलैंड ने सरहदी इलाके की करीबी सड़क का मुकम्मल कंट्रोल फ्रांस को देने के लिए एक छोटे से इलाके के तबादले पर इत्तफाक किया। मुआहिदे में यह भी तय हुआ कि दोनों मुल्कों की मुश्तरका सरहदी इलाके पर कायम इमारतें अपने मकाम पर ही मौजूद रहेंगी। ऐसी सूरत हाल में एक मकामी कारोबारी शख्स ने सरहदी इलाके से फ़ायदा उठाने के लिए दोनों मुल्कों के दरमियान सरहद पर एक दुकान और बार खोला जिसे 1921 में एक मुकम्मल होटल में तब्दील कर दिया गया। दोनों मुल्कों की सरहद पर होटल कायम करने की वजह से इस होटल का आधा हिस्सा फ्रांस और आधा स्विट्जरलैंड में है। सयाह इस होटल में कयाम करते हुए बैक वक्त दो मुल्कों में मौजूद होते हैं। न्यूयॉर्क में बर्फानी तूफान, मुजस्मा आजादी यखबस्ता हवाओं का तन्हा सामना करने पर मजबूर, सयाह साथ छोड़ गए। कसम से बहुत सर्दी है। लाहौरी चिली पर आएं, सर्दियों के खाबे खाएं। फ्राई फिश, गर्मा गर्म पाए, हलीम, चिकन कॉर्न सूप, बिरयानी, निहारी, मटन पुलाव, टिक्के, कबाब, गाजर का हलवा, कश्मीरी चाय। 1026 कोनी आइलैंड एवेन्यू, ब्रुकलिन, न्यूयॉर्क 7188591400। कसम से बहुत सर्दी है। लाहौरी चिली पर आएं, सर्दियों के खाबे खाएं।